तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन जान लिया था। अर्लियर कंप्यूटर थोड़े बहुत जान लिए थे, जैसे टेबलेटिंग मशीन तक, तो यहाँ तक मार्क वन और एनईएक्स एडसेक क्या होता है, ये सब। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अभी नहीं डिस्कस करते, पहले हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती हैं कि जहाँ पे उनके प्रोसेसर के बेसिस पे हम कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर का डेवलपमेंट होने लगा, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। तो जिस जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को का यूज हुआ तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब का देखिए आगे फोटो भी लगी हुई है, आप ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वैक्यूम ट्यूब को 1904 में जॉन एम्ब्रोस और ली डे फॉरेस्ट, यहाँ पे पहले से ही रेड मार्क कर रखा है, कोई वैसे जरूरत नहीं है इसको हाईलाइट करने की, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ट्रिपल सी के नजरिए से जितनी भी लाइंस यहाँ पे लिखी गई है, सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। स्टोरेज के लिए, स्टोरेज अगर करना है तो उसके लिए चिमकी ड्रम यूज होता था, चिमकी कोर यूज होता था। अब पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर इंग्लिश में चीजें थी, और हमारी पीपीटी भी इंग्लिश ओरिएंटेड ही तैयार हो रही है, लेकिन यहाँ पे हिंदी इसलिए है क्योंकि ये इसी में तैयार किया गया है। ये कोई पीपीटी नहीं है, पीडीएफ है। इसलिए कंप्यूटर में इनपुट के लिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी बात हो रही है, तो इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज होते थे, पेपर टेप यूज होते थे। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि इनपुट के लिए हम पंच कार्ड यूज कर रहे हैं, कहाँ पे पहले भी यूज कर चुके हैं हम। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनालिटिकल इंजन में भी पंच कार्ड का यूज होता था, और हरमन वोलरिथ का जो टैबलेटिंग मशीन था उसमें भी। ठीक है। आउटपुट के लिए हम प्रिंट आउट का यूज लेते हैं, मतलब प्रिंट आउट के रूप में हम देखते हैं। आजकल के कंप्यूटर में क्या है, तो हम सीधा मॉनिटर में देख लेते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन से स्टार्टिंग हुई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि मॉनिटर का यूज कब होने लगा आउटपुट में। तो ये थर्ड जनरेशन में, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, कीबोर्ड एंड माउस इनपुट के रूप में और मॉनिटर आउटपुट के रूप में आने लग गया। भी आगे जब पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं डिटेल में। तो आउटपुट को प्रिंट आउट के रूप में देखा जाता था, पहले के जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा था। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर इतने दिनों से डेवलप होता था, आया था, क्या कोई जरूरी बात थी कि उसे 1946 में ही डेवलप होना था? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हो रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। उस टाइम पे जरूरत थी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को आने की, तो अमेरिका जो था वो ऐसी टेक्नोलॉजी को एनकरेज कर रहा था जो कि उसको वर्ल्ड वॉर में आगे रखे। इसलिए उन्होंने एनकरेज किया और अपने साइंटिस्ट को बोला कि ऐसे कुछ भी ऐसे इन्वेंशन करिए जिससे उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो। तो उसके उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे एनिएक। एनिएक और एडवैक के बारे में हमने बात कर ली थी उस दिन, ये एडवैक है। इसके बाद यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आईबीएम 701, आईबीएम 7650। ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए इसके रिगार्डिंग है, जैसे एनियक जो कंप्यूटर है, इसमें कितने वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे? तो ये नंबर है 18,000। 18,000। ठीक है। तो 18,000 इसका नंबर। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, अब जैसे कि हमने बात करी कि प्रोसेसर जैसे ही चेंज हुआ, जैसे एक जनरेशन में प्रोसेसर कुछ और बनाया गया, जैसे वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह पे अगर कुछ जो और चीजें यूज होने लगी, तो हम मान लेते हैं कि हाँ जनरेशन बदल गई ना। तो प्रोसेसर के ऊपर है पूरा, प्रोसेसर अगर चेंज होगा तो जनरेशन चेंज हो गई, समझ लो। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोसेसर चेंज हुआ है। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब पहले हुआ करता था और ट्रांजिस्टर अब आ गए। अब ट्रांजिस्टर किसने बनाया है? फिर तो ट्रांजिस्टर भी जिसने बनाया है उसका नाम और उसका ईयर आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पहली बार सेकंड जनरेशन में क्या होता है,
प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ हम स्टोरेज बोल दिया करते थे शॉर्ट फॉर्म में, मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक कोर। बट यहाँ पे क्या है कि आपको मैग्नेटिक कोर जो है उसको प्राइमरी मेमोरी बनाया गया है, मैग्नेटिक टेप जो है सेकेंडरी मेमोरी। और इनपुट और आउटपुट के लिए सेम ही है, मतलब वही प्रिंट आउट, आउटपुट के लिए प्रिंट आउट, कंप्यूटर इनपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप, सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड जनरेशन जनरेशन में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होने लगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस में फोर्ट्रॉन 1956, एल्गोल 1960 एंड कोबॉल 1960 टू 1961। ये सब कुछ लैंग्वेजिंग लैंग्वेज हैं जो किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज की जाती हैं, लैंग्वेजेस। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं। कुछ कंप्यूटर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094 और तो IBM 650 और IBM 701। अगर उनकी बात की जाए तो वो किस जनरेशन के थे? फर्स्ट जनरेशन के थे। लेकिन IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094 ये सब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है। CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108, ये सब कंप्यूटर में इस जनरेशन के। अब देखिए इन पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि इन्हीं में से कुछ चार कंप्यूटर दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है या फिर सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर नहीं है। तो आप बता सकेंगे अगर आपने पढ़ रखा है पहले से। और अगर आप अपने आप से भी कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो खुद से भी कुछ कहीं से बाहरी सोर्सेज से पढ़िए, वहां से देखिए कि और भी कंप्यूटर कौन कौन से थे, कौन सी जनरेशन में कैसे कैसे। हम तो एक आपको डायरेक्शन सा दिखा रहे हैं, समझ लीजिए ये सब बता के। ठीक है, सब चीजें एक वीडियो में बता पाना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। तो ये है ट्रांजिस्टर जो कि सेकंड जनरेशन में यूज होता था। फिजिक्स वगैरह में आपने इसे देख रखा होगा, पढ़ी है। तो अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस अब की बार कर दिया आईसी ने। जैसे कि आजकल तो आईसी लैंपों में यूज होने लगा, क्योंकि ये भी मॉडल पुराना ही हो गया समझ लीजिए। पहले क्या था, ये प्रोसेसर के तौर पे यूज होने लगता था। जैसे यहाँ पे देखिए ये लैंप वगैरह में आपने देखा होगा, पहले ये कंप्यूटर में यूज होता था एज ए प्रोसेसर। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था 1959। प्राइमरी मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक कोड, बट सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे चेंज हो गई। मैग्नेटिक टेप था पहले, अभी मैग्नेटिक डिस्क आ गई। ये देख सकते हैं आप ना। और जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी बात करी थी कि इनपुट के तौर पे पहली बार ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार कभी अगर ये कीबोर्ड और माउस का यूज हुआ तो किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। पहली बार मॉनिटर का यूज किस जनरेशन में हुआ आउटपुट के तौर पे? थर्ड जनरेशन में। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो फोर्ट्रॉन, एल्गोल, कोबोल ये सब तो पहले से था। एक बेसिक नाम की लैंग्वेज ये और ऐड करी गई इस जनरेशन में। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स के नाम, जैसे इसमें सीरीज भी है IBM 360 सीरीज। अगर IBM 360 ही पूछ लिया जाए आपसे तो वो किस जनरेशन से रिलेटेड होगा? थर्ड जनरेशन से, क्योंकि 360 की पूरी सीरीज ही इसी से रिलेट करती है। हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर। तो जितने भी आपको फुल फॉर्म बताए जाए वो भी आपको ध्यान रखने हैं। IBM 370 168 और TDC 316, ये सब कुछ कंप्यूटर हैं जो कि थर्ड जनरेशन को बिलोंग करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में LSI और VLSI का यूज होने लगा। तो ये क्या होते हैं कि जैसे आपने आईसी, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका आईसी एक बड़े फॉर्म में, इस टाइप में। और जबकि आपका VLSI LSI क्या होता है, तो वो थोड़ा इस फॉर्म में होता है। जैसे कि आपने अगर जो टीवी वाली टीवी के ऊपर सेटअप बॉक्स रखा होता है, उसके उसको अगर कभी खोल के देखे हो तो उसका जो सर्किट होता है उसके बीचों बीच एक ऐसा स्क्वायर बॉक्स लगा होता है, बीचों बीच एकदम। तो वो दरअसल LSI और VLSI है। पहले के कंप्यूटर्स में, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में तो इनका यूज होता था। आजकल क्या है, तो आजकल का प्रोसेसर आप अगर खोल के देखोगे कंप्यूटर तो बहुत बड़ा सा प्रोसेसर होता है उसकी कंपैरिजन में। तो वो है ULSI।
देखिए इधर देखिए, यूएलएसआई नाम है उसका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी देखिए सबसे फोर्थ जनरेशन से रिलेटेड सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि एमएस डॉस और एमएस विंडोज पहली बार कब विकसित हुए। मतलब कोई भी, एक सेकेंड, पहली बार कभी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ किसी जनरेशन में, तो वो हुआ फोर्थ जनरेशन में। पहली बार इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड माउस का यूज हुआ तो वो थर्ड जनरेशन में। ये सब बातें क्लियर रहेंगी। ठीक है। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषाओं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जैसे कि वहां पे कोबोल एल्गोल और कोबोल एल्गोल थी, और फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में बिग बेसिक ऐड हुआ, और फोर्थ जनरेशन में सी सी प्लस प्लस एंड डेटाबेस नाम का टी बेस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये सब लैंग्वेजेस डेवलप हुई। ये लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन की है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जीयूआई टेक्नोलॉजी पहली बार कब यूज हुआ, तो ये भी फोर्थ जनरेशन में ही यूज हुआ। अब ये जीयूआई क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। अभी जैसे आप अपने मोबाइल में देखते हो, आइकन बन के आ रहे होते हैं, तो जो अनपढ़ है, जो व्यक्ति थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको भी समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे हाँ कॉल की तरह छपा हुआ है तो ये कॉल का काम करता होगा, यहाँ पे मैसेज की तरह छपा हुआ है तो हाँ ये मैसेज का काम करता होगा। तो अगर उसे पढ़ना लिखना नहीं भी आता तो वो ऐसे देख देख के समझ सकता है। बट अगर पहले के कंप्यूटर्स पे जाएं जहाँ पे जीयूआई होता ही नहीं था, मतलब आइकन जैसे बन के ही नहीं आते थे, वहां सिर्फ लिखा रहता था, तो वह वहां पे आप नहीं काम कर सकते थे अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है तो। ठीक है। तो इसलिए सीयूआई और जीयूआई में ये डिफरेंस हो गया कि जीयूआई को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बन गया। तो ये कब कब हुआ, तो ये फोर्थ जनरेशन से होना स्टार्ट हुआ। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं। आईबीएम, देखिए अभी आईबीएम अभी तक चल रहा है लेकिन फिफ्थ जनरेशन में नहीं है, ठीक है ना। IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, ये चारों नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि और सब जनरेशन थी इसके पहले तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आते थे, उनमें से हम कुछ गिने चुने हमने ले लिए, लेकिन यहाँ पे यही चार लगभग मेन है, इन चारों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप इन चारों को एकदम ध्यान से याद रखिए। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। अब देखिए जो भी टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है वो बुक एक बुक से दूसरी बुक में वेरी करती रहती है, तो इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिए, इसलिए इसको हम आपको बता भी नहीं रहे कि कौन सी जनरेशन कब से कब तक की है, लिख दी गई है बस। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कब यूज हुआ, तो ये फिफ्थ जनरेशन के प्रोसेसर में यूज हुआ, और इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। मतलब ये क्या होता है, तो प्रोसेसर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है 32 बिट प्रोसेसर, एक होता है 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अब आप अपने पीसी का माइक्रो प्रोसेसर कैसे जान सकते हो कि किस बिट का है, तो आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, यहाँ पे करना है राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज पे जाना है, दिस पीसी के प्रॉपर्टीज पे। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइप में आप देख सकते हो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, और ऐसे x64 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। तो ये कब डेवलप हुआ, तो ये फिफ्थ जनरेशन में, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब इसी पीढ़ी के उदाहरण हैं। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ तक खत्म कर लिया, हमने खत्म कर लिया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की टाइप। इसके लिए हम अपना पीपीटी वापस से ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक सेकेंड। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में
We can categorize computer in two ways. दो तरीके में हम डेवलप दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को। एक तो उनके डेटा हैंडलिंग के बेसिस पे, डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, और दूसरी है उनकी साइज के बेसिस पे। अब डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के बेसिस पे हम अ, तीन टाइप से कर सकते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। जबकि साइज के बेसिस पे हम पांच टाइप से दे सकते हैं: सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस एनालॉग डेटा। ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है। एनालॉग डेटा क्या है और डिजिटल डेटा क्या है, दोनों में सबसे मेन अंतर क्या है, पहले उसे हम समझाते हैं। तो पेन ले लेते हैं, सिंपल सी बात समझिए। जैसे हम एक लाइन खींच लेते हैं, इधर आपका लिख देते हैं जीरो, इधर लिख देते हैं वन, इधर लिख देते हैं कुछ आगे जाके दो। ये हमने एक लाइन बना ली, नंबर लाइन। अब अगर ऐसी लाइन लेते हैं जिसमें कुछ कुछ भी वैल्यू आ रही है, कोई भी रीडिंग आ रही है, जैसे 1.32 आ रहा है, 1.32, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम एनालॉग वैल्यू कहेंगे। अब वैल्यू टू टाइप की हो सकती हैं, एक होती है डिजिटल वैल्यू, एक होती है एनालॉग वैल्यू। तो डिजिटल वैल्यू दो ही हो ही सकती है, हाँ या ना, वन या जीरो, ट्रू या फॉल्स, दो ही टाइप की। मतलब जैसे हमने आपसे पूछा कि अभी 3 बज रहे हैं, नहीं, हाँ, ऐसे टाइप का। तो ये आता है आपके डिजिटल डेटा में। जबकि एनालॉग डेटा क्या होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कॉन्टिन्यूअस सा डेटा। तो ये अगर समझ में आया हो तो अगर हम इसको मिलेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखिए, एनालॉग डेटा जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसा कि मैंने बात करी। और डिजिटल डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब कि दो ही वैल्यूज होती हैं और बीच की वैल्यूज अचानक से हट जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जैसे रेड के बाद, जैसे रेड कलर है, आपने अगर ग्रेडियंट देखा हो, रेड के बाद तुरंत अगर येलो आ जाए ऐसे, तो वो डिस्क्रीट हो गया। लेकिन अगर वो ग्रेडियंट होके आ रहा है, मतलब रेड धीरे धीरे घट रही है वैल्यू रेड की, और वो धीरे धीरे येलो हो रहा है, मतलब ग्रेडियंट टाइप में, तो वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो एनालॉग होता है उस टाइप का। जबकि डिस्क्रीट मतलब कि रेड रेड खत्म हुआ, उसके नीचे आपने येलो रख दिया, ऐसे टाइप का। तो ये दोनों में अंतर है मेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड where we don't need exact values such as speed, temperature, pressure and current। तो यहाँ पे डोंट नीड नहीं होना चाहिए, वी नीड होना चाहिए, कि हमें जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है वहां पे हम यूज करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स का। जैसे स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, यहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, हाँ या ना में आंसर नहीं चाहिए होता है, तो हम इसीलिए इनका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर एंड कोड्स। तो जो भी सीधे सीधे रीडिंग इसको मिलती है वही हमको शो करता है, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करता है, और उसको किसी नंबर या कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि डिजिटल डेटा में क्या होता है, उसको पहले कंप्यूटर खुद समझता है, उसको नंबर या कोड में कन्वर्ट करके, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर ही समझ सकता है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स को डायरेक्टली वो रिजल्ट के रूप में हमको शो करा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे मेजर द कॉन्टिन्यूअस चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे स्पीड हमने बात करी, टेम्परेचर बात करी, प्रेशर बात करा, करंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो जनरली रेंडर आउटपुट एज रीडिंग ऑन अ डायल और स्केल, मतलब किसी भी स्केल पर उसे शो करना, यही इनका काम है, मतलब रेंडर करना। रेंडर करना मतलब उसे बराबर
रेंडर शब्द ऐसा है कि कोई आउटपुट उसने दिखाया और उसे खुद ही से वो अपडेट कर रहा है, तो इसे कहते हैं रेंडर करना। तो वो किसी भी आउटपुट को रेंडर करवाता है, किसी स्केल या डायल पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर जो कि गाड़ी वगैरह में लगा होता है, और मर्करी थर्मोमीटर जो कि एक सेकेंड यहाँ पे। हम्म, तो मर्करी थर्मोमीटर जो कि बुखार नापने का काम आता है, और उसमें वैल्यू लिख के आ जाती है अपने आप, वो वाला थर्मोमीटर। तो इन टाइप के क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है। और कंप्यूटर का मतलब यही नहीं कि कुछ उसमें स्क्रीन दिखती हो, और मतलब एक कंप्यूटर वर्ड सुनने से ये लगता है कि जिसमें स्क्रीन दिखे, माउस लगा हो, एक कीबोर्ड लगा हो, ऐसे टाइप का। ये मतलब नहीं है। कंप्यूटर का मतलब हो सकता है जो कंप्यूटर हम अपने अंदर ये छवि बना रहे हैं, वो दरअसल डिजिटल कंप्यूटर हम सोच रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो एनालॉग चीजों को मैनेज करता है, जैसे स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड करंट ना। और जो हम चलाते हैं, जैसे डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बेसिकली। तो उसकी बात हम आगे करते हैं। पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेशन करता है ये, कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये सबसे मेन बात है, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन। मतलब तुरंत उसको आउटपुट आउटपुट उसमें रेंडर कराना होता है, कि आउटपुट आया और उसी को तुरंत अपडेट भी करना ना। तो ये देखिए, जैसे स्पीड आपकी अगर दिख रही है आपके जो भी गाड़ी है, गाड़ी में अगर शो हो रही है, अगर वही स्पीड हमेशा दिखती रहेगी तो क्या होगा? तो ये भी आपको इनकम इनकन्वीनियंस देगा। तो आपको क्या चाहिए कि वो हर सेकंड बताता रहे, उसको अपडेट भी करता रहे कि आखिर अब कितनी स्पीड है, अब कितनी स्पीड है, इस टाइप। तो ये होता है कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन सम एप्लीकेशन इट अलाउज परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करने का भी काम करता है विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है कि ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं। तो ट्रांसड्यूसर कहते हैं कि इनपुट सिग्नल, मतलब इनपुट आउटपुट सिग्नल्स जो होते हैं, उनको डिजिटल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करना, या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को इनपुट आउटपुट सिग्नल में चेंज करना, ये कहलाता है ट्रांसड्यूसर। मतलब ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, जैसे हमने अपने कीबोर्ड से कुछ बटन दबाया, मान लो सपोज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कैसे पता लगा कंप्यूटर को कि हमने डब्ल्यू दबाया है? तो उस इनपुट आउटपुट सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करना, यही ट्रांसड्यूसर का काम होता है। तो ये तो ट्रांसड्यूसर का काम पता लग गया ना, एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है, मतलब फिर से जैसे इनपुट से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तो बन गए, फिर वापस से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अगर आउटपुट बनाना होगा, क्योंकि आउटपुट शो भी तो कराना है हमको, तो वो भी काम कौन करेगा? वो भी ट्रांसड्यूसर करेंगे। तो ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, अगर ये पूछा जाए कर लेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं, द प्रोग्रामर कैन स्केल द प्रॉब्लम फॉर डायनेमिक रेंज। अब स्केल मतलब होता है मापना। तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इसको जितने भी प्रोग्रामर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर की मदद से देख सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर हमको ये चेक करना है कि ये बैटरी खराब है या सही, मतलब खराब है या फिर सही है, तो हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लेते हैं। तो वोल्ट मीटर भी क्या करता है, एक टाइप से रियल टाइम ऑपरेशन करता है कि नहीं, मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है ना, कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें। तो उस टाइम पे वो कर क्या रहा है, वो हमको ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसको देखने में मदद कर रहा है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल हो गया। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर हमको दिखाना, एंड हेल्प्स अंडरस्टैंड द एरर, मतलब जो भी एरर्स हैं उसको हमको समझने में मदद करता है, एंड दियर इफेक्ट्स। आगे बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे पीछे पीछे भी हमने देखा था स्पीडोमीटर और मर्करी थर्मोमीटर। बट यहाँ पे स्लाइड रूल हमने डिस्कस कर रखा है अर्लियर कंप्यूटर्स में। कब का था, जरा याद करके बताइए। 1620 का। किसने बनाया था? विलियम आर्ट्रेड। ठीक। डिफरेंशियल एनालाइजर्स, ये कब का था? तो ये भी आपको हमने सिर्फ इसका ईयर याद रखवाया था,
1930। कैसल क्लॉक, तो ये भी आप बस नाम याद रखिए। जैसे आपसे कभी क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर है, तो कैसल क्लॉक अगर देखेंगे तो वो आपको पता रहेगा कि ये तो डिजिटल है ही नहीं, तो इसलिए कम से कम याद रख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे। आगे अगला जो टाइप है वो है डिजिटल कंप्यूटर का टाइप, जो कि हम यूज करते हैं एज वी यूज। अब इसमें क्या क्या है, इसमें तो कुछ पॉइंट्स हमको डिस्कस करने चाहिए। जैसे कि डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करता है और एट अ हाई स्पीड, कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, वो भी हाई स्पीड पर। लेकिन ये एनालॉग कंप्यूटर से ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं कर सकता, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर तो जाना ही जाता है अपनी हाई स्पीड के लिए, और जबकि डिजिटल कंप्यूटर है वो जाना जाता है अपने लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा ना। जैसे कि हमने सुन रखा है कि कंप्यूटर क्या करता है, एक इनपुट लेता है और फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट के रूप में शो करता है, यही करता है। ठीक है, तो यही इसी काम को हम बोलते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो पहले रॉ डेटा को लेना यानी कि इनपुट, ये देखिए लिखा गया रॉ डेटा एज इनपुट, फिर उसको प्रोसेस करना, प्रोसेसेस इट विद प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी टू प्रोड्यूस आउटपुट, तो आउटपुट भी आ गया। मतलब करता क्या है, रॉ डेटा इनपुट के रूप में लिया, फिर उसको अपने भाषा में चेंज करता है, डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर में तो चेंज किया कि इसका मतलब क्या बनता है। ठीक है, जैसे हम ही अगर पहली बार अगर इंग्लिश सुने, कोई वर्ड सुने, तो वो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमने सुना, उसको हमने सर्च किया कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, उसको फिर अब समझा, प्रोसेस किया, फिर उसके हिसाब से हमने आउटपुट किया, यानी कि उसको हमने हिंदी में बोल दिया। ठीक है, तो ये हमने किया, हमने एक कंप्यूटर की तरह काम कर दिया, समझ लो। क्या, तो ये काम करता है डिजिटल कंप्यूटर आपका। ये डिजिटल कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर ही करता है ना, कोई भी कंप्यूटर हो तो वो यही करता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स ना, तो ये सब एग्जांपल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स भी डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है, क्योंकि ये भी इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, आउटपुट देते हैं। दैट वी यूज एट होम और ऑफिस और डिजिटल कंप्यूटर, जो भी ऑफिस और होम में यूज होते हैं वो सभी क्या है, अभी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। आई होप यहाँ तक के क्लियर है आप लोगों को। अब आगे बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सेव करना। अब देखिए सबसे मेन बात क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो अपनी हाई स्पीड के लिए जाना जाता है, और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जाना जाता है। अभी इन दोनों का यूज कहाँ पे पड़ेगा, अभी जब हम आगे हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहां पे यूज पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब क्या है कि मिला जुला, तो थोड़ा वो डिजिटल की प्रॉपर्टीज रखता है, थोड़ा वो एनालॉग की प्रॉपर्टीज रखता है। एनालॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि वो स्पीडी होता है, और डिजिटल की क्या प्रॉपर्टी है, तो डिजिटल की प्रॉपर्टी है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो काफी अच्छा कंप्यूटर मिलके बनता है, जो कि हाइब्रिड कहलाता है, फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। यू कैन इजिली ऐड न्यू फीचर्स, मार्कर हियर, यू कैन इजिली ऐड न्यू फीचर्स टू डिजिटल सिस्टम्स मोर इजिली, मतलब इसमें कुछ नए फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। Different application can be used in digital system just by changing the program without making any changes in hardware। अब ये भी बात काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशन हमको इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे और सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है उसमें अगर कुछ चीजें ऐड करनी होती है तो उसके हार्डवेयर में चेंज करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हार्डवेयर में कोई चेंज बिना किए हम सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर लेते हैं। जैसे अभी हमको कुछ इंस्टॉल करना हुआ, जैसे गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, तो क्या हम हार्डवेयर में कोई चेंज करते हैं, पिन उन उनका हिलाते हैं, नहीं, हम सीधा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसमें कोई हार्डवेयर
के साथ नहीं करना पड़ता। द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू एडवांसमेंट इन आईसी टेक्नोलॉजी। अब इसमें आईसी आ चुका है। अब ये क्या है? जैसे आईसी आने से क्या सबसे मेन बात क्या हुई आपके पास? आईसी जो होता है वो एक वो कंसिस्ट ऑफ होता है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स कि सेकंड जनरेशन में वही यूज हुआ था प्रोसेसर के तौर पे। तो कई सारे प्रोसेसर, कई मिलियन प्रोसेसर यूज होते हैं एक वो छोटी सी आईसी में। तो सोचिए अगर आईसी ना बनता तो उतने सारे ट्रांजिस्टर लगा लगा के हमको बनाना पड़ता हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब सोचिए कितने वायर लगते उसमें। और आईसी ने ये काम आसान कर दिया कि इतना हार्डवेयर का कॉस्ट उसने बचा लिया। ठीक है, तो एक आईसी में कई सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। तो इस कॉस्ट को बचाया है आईसी टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट ऑफर्स हाई स्पीड हाई स्पीड एज द डेटा इज प्रोसेस्ड डिजिटली। अब ये हाई स्पीड एज द डेटा इज प्रोसेस्ड डिजिटली, मतलब कोई भी डेटा इसके अंदर आता है उसे ये डिजिटली प्रोसेस करता है। डिजिटल रूप से उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब जैसे हम दिमाग में हमने सोचते हैं तो प्रोसेस, जब भी आपके सामने एक कोई शब्द आए प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है सोचना। तो मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में सोचना समझ सकते हैं आप कि कंप्यूटर जब सोचता है तो उसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज हाईली रिलायबल एज इट यूजेस एरर करेक्शन कोड्स। ये एरर करेक्शन करता है। अब एरर करेक्शन करता है इसीलिए ये हाईली रिलायबल है। मतलब एरर जो हटाए उसी को हम रिलायबल मानते हैं ना। इस हिसाब से एरर करेक्शन कोड को ये यूज करता है, इसलिए ये हाईली रिलायबल है। मतलब रिलायबल मतलब जिस पे रिलाई किया जा सके, विश्वास किया जा सके। Reproducibility of result is higher as the output is not affected by noise, temperature, humidity, other properties of its components. तो इससे क्या होता है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट इज हाइयर। मतलब इससे क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट आया उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब वापस से उसको अगर प्रोड्यूस करना हुआ तो वो किया जा सकता है एज द आउटपुट, आउटपुट के तौर पे। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी से नहीं डिस्टर्ब होता। जैसे नॉइज, आप चिल्ला रहे हो, क्या चिल्लाने से जो आपका प्रोसेस हो रहा है वो क्या कट जाएगा? नहीं। टेम्परेचर आप बढ़ाने से क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाने से नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी आप कितने भी बढ़ाइए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आउटपुट सब अपने हिसाब से चलते रहेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स का। ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये एनालॉग कंप्यूटर, मार्कर किधर गया? हाँ, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला सा एक कंप्यूटर है। अब एनालॉग कंप्यूटर से ये क्या करता है और क्या करता है ये डिजिटल कंप्यूटर से? तो ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह फास्ट है और डिजिटल कंप्यूटर की तरह ये मेमोरी रखता है और एक्यूरेसी है इसकी ना। जैसे कि हमने क्या बताया था आपको कि स्पीड होता है एनालॉग जैसा, और जबकि मेमोरी और इसकी कैलकुलेशन चीजें, मतलब कि जैसे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब होती है कितनी शुद्धता है जो भी ये काम करता है, कैलकुलेशंस करता है, वो करने में कितनी शुद्धता है ना, कितना सही सही निकाल देता है, तो वो एक्यूरेसी है। तो ये सब डिजिटल कंप्यूटर से सीखा है। तो ये सब चीजें वो हाइब्रिड कंप्यूटर में यूज कर लेते हैं। तो इट कैन बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। अब ये देखिए जैसे कि हमने क्या बताया था, डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, वो डिस्क्रीट डेटा यूज करते हैं जीरो और वन के फॉर्म में। और जबकि कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, जैसे 1.23 लिख दिया हमने, तो ये कंटीन्यूअस डेटा है। डिस्क्रीट डेटा जैसे कि जीरो और वन, तो ये दोनों टाइप के डेटा यूज कर सकता है कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। इट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। अब एनालॉग सिग्नल्स को ये एक्सेप्ट करता है। एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं? तो एनालॉग सिग्नल कुछ इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे टाइप में ना।
जबकि डिजिटल सिग्नल्स किस प्रकार के होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स स्क्वायर शेप में होते हैं, मतलब इस टाइप से। फिर कहीं पे ऐसे उठा, फिर इधर गया, मतलब कभी 1 जाएगा, 0 आएगा, 1 जाएगा, 0 आएगा, इससे बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। कभी इसकी वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, कभी इसकी वैल्यू 0.2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं। तो डिजिटल सिग्नल्स ऐसे होते हैं ना। और एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं? तो उनकी वैल्यू कंटिन्यूअस होती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी। तो ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। और उनको कन्वर्ट करता है डिजिटली में, मतलब डिजिटल सिग्नल्स। क्यों डिजिटल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि एनालॉग सिग्नल आया, कंप्यूटर कैसी कैसी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी होती किसमें है? 0 1 में। तो 0 1 किस टाइप का सिग्नल है? डिजिटल सिग्नल है ना। इसीलिए डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना मजबूरी बन जाती है अपनी। इसलिए डिजिटल सिग्नल में उसे चेंज करता है बिफोर प्रोसेसिंग, क्योंकि प्रोसेसिंग तभी स्टार्ट होगी। अब देखिए, आप सोचना तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो इसलिए आप उससे पहले अपनी लैंग्वेज में चेंज करते हो, उसके बाद आप उस पर सोचना स्टार्ट करते हो कि आखिर आप आउटपुट क्या दें, ना। तो ये बात है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है, सो इट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज प्रोसेस्ड। मतलब कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, मतलब ऐसी फील्ड जहां पे कुछ स्पेसिफिक टास्क होता हो। जैसे मेडिकल फील्ड हो गई आपकी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अ प्रोसेसर यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स। अब पेट्रोल पंप में क्या होता है? कितना तेल आया, कितना तेल गया, यही सब मेजर करना। ठीक है, तो ये पेट्रोल पंप में कन्वर्ट द मेजरमेंट्स ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी और प्राइस के बेसिस पे फ्यूल को मेजर करना, फ्यूल फ्लो को मेजर करना, ये काम होता है पेट्रोल पंप्स पे। ये एक एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। फिर देखिए, इसका यूज और कहाँ कहाँ पे होता है? तो दे आर यूज इन एरोप्लेन्स, एयरप्लेन्स में, हॉस्पिटल्स में। जैसे ईसीजी, ईसीजी आपसे पूछा जाए तो किसका एग्जांपल है? तो ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो आप देखे होंगे, किसी व्यक्ति को जो बेहोश हो चुका होता है उसको अगर लगाया जाता है तो एक लाइनिंग सी आती है कंप्यूटर में, लाइन लाइन ऐसे एक लाइन ऊपर की है, नीचे उठती है, तो उसे बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये किस टाइप का कंप्यूटर है? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी यूज होते हैं, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ सब भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर भी छोटे मोटे टास्क में हम यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। और जहां तक है, आज की लास्ट स्लाइड है आप सबके लिए। its computing speed is very high due to the all parallel configuration एंड ऑफ द एनालॉग सबसिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि जितनी भी ऑल पैरेलल, लिखे क्या लिखा गया है मार्कर हमारा, हाँ, ऑल पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनालॉग सबसिस्टम, मतलब एनालॉग की ये सारी प्रॉपर्टीज तो रखता है, इसीलिए ये वेरी हाई स्पीड, स्पीड इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एनालॉग कंप्यूटर काफी हाई स्पीड का सिस्टम है, इसीलिए उसकी सारी प्रॉपर्टी ये रखता है, इसलिए ये भी काफी हाई है की कंप्यूटिंग पावर भी। तो इट प्रोड्यूसेस प्रिसाइज एंड क्विक रिजल्ट्स, जैसे कि एनालॉग भी करता है। प्रिसाइज मतलब काफी सटीक, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, क्विक क्विक मतलब तेज। तो काफी प्रिसाइज एंड क्विक रिजल्ट्स ये हमें शो करता है। दैट आर मोर एक्यूरेट एंड यूजफुल। एक्यूरेट मतलब काफी सही होते हैं, काफी हद तक सही होते हैं, एंड यूजफुल होते हैं। It has the ability to solve and manage big equation in real time। ये काफी बड़ी बड़ी इक्वेशन को समझने के लिए, इक्वेशन मतलब यही नहीं कि सिर्फ गणित का इक्वेशन, कोई सब इक्वेशन है उनको समझने के लिए, और जैसे मेडिकल फील्ड्स के ही कुछ टॉपिक्स हो गए उनको क्लियर करने के लिए हम बिग हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इट हेल्प इन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग। अब देखिए, ऑनलाइन पे जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स लगाए गए रहते हैं, क्योंकि हर जगह आप सुपर कंप्यूटर लगा के नहीं रख सकते, हर छोटी मोटी जगह पे।
तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और मेमोरी पावर भी ज़्यादा होती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में, जैसे आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तो वो डेटा जहाँ पे जाके स्टोर हो रहा होता है, तो कभी-कभी ऐसा सुनने में आता है कि सर्वर अभी बिज़ी चल रहा है। तो ये इसलिए होता है कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कभी-कभी दिक्कत पड़ जाती है। सोचिए इसकी भी स्पीड कभी-कभी डिम बढ़ जाती है। ये वहाँ पे होता है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारे पास? वी कैन कैटेगराइज़ कंप्यूटर इन 2 वेज़। जैसे कि हमने पढ़ा डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़, तो उनके बेसिस पे तो हमने पढ़ लिया। एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। बट देखिए ये तीनों हो गए। On the basis of size, so there can be the computer can be of 5 types: supercomputer, mainframe computer, mini computer, workstation and microcomputer. तो ये सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि आप सब कम से कम इस चीज को क्लियर रखें, जैसे कि एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक, इन सब का आपको फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और जो भी चीजें हमने जैसे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में कुछ एग्जांपल्स इसके बताए कि एनालॉग के एग्जांपल कौन से हैं, डिजिटल के एग्जांपल कौन से हैं और हाइब्रिड के एग्जांपल कौन से हैं, ये सब आपको लिख के दिखाना है। ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।